नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक हाल और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। तो आज न्यूज पंच में जिन खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर, सबसे पहले करते हैं उन टॉप लाइंस का जिक्र। तो न्यूज पंच में आज सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर आखिर क्यों है तकरार, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। और इसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिर क्यों हो रही है जंग की आहट। क्या वाकई में होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध? विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी बात और हमारे रिपोर्टर से जानेंगे एक एक तथ्य और आंकड़े इस खबर से जुड़ी हुई। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कहा गया है कि एसआईआर से जुड़ी सुनवाई या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि कानून व्यवस्था भंग होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। यानी मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी मंशा से बाधित की गई प्रक्रिया एसआईआर तो फिर होगी एफआईआर। आखिर क्यों दिखानी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को इतनी सख्ती, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले विस्तार से जान लेते हैं मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी किए गए निर्देश की मुख्य बातों को। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर लगातार तकरार हो रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तनाव घट नहीं रहा है बल्कि ये तनाव बढ़ता जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस दौरान सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि कानून व्यवस्था यदि भंग की जाती है तो ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। स्थिति बिगड़ने पर एसआईआर सुनवाई टालने का निर्देश भी दिया गया है और आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला साफ तौर पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से दिया गया है। एसआईआर सुनवाई केंद्रों में तोड़फोड़ अगर होती है तो इसे भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले अगर होते हैं तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर है तकरार और स्थानीय थाने में तुरंत शिकायत दर्ज करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिकायत की प्रतियां एसपी को भेजना भी अनिवार्य होगा। यानी कि किसी भी तरह की प्रक्रिया को, एसआईआर प्रक्रिया को बाधित किया जाता है और एफआईआर होती है तो उस शिकायत की प्रति भी एसपी को भेजनी होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाएंगी इसकी प्रतियां। तो एक बात मुख्य चुनाव कार्यालय की तरफ से, मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए और यदि इसमें बाधा डालने का काम किया जाता है तो फिर बाधा डालने वालों की अब खैर नहीं होगी। आखिर ये पूरा क्या है मामला, वो भी विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई है और इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को एक आदेश जारी किया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, उसकी सुनवाई की गई और उसके बाद एक आदेश दिया गया। टीएमसी नेताओं ने इस प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लाखों मतदाताओं को परेशानी का आरोप लगाया गया था और ये भी कहा गया था कि लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। एसआईआर सुनवाई केंद्रों में तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाने की बात क्यों कही गई, ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि आधार पर नोटिस जारी अदालत का पारदर्शिता और निष्पक्षता बरकरार रखने के निर्देश साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और इन्हीं निर्देशों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शांति से तो नहीं चल पा रही है, लेकिन ऐसे में
मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से भी साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जाती है तो फिर एफआईआर होगी। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुख की बात यह है कि सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसकी आधा अधूरा जो आदेश है वो लोगों को बताया गया है। बाकी जो बातें हैं जो अभी सीईओ ऑफिस से जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनको बताया जा रहा है, ये बात को दबाया गया है। इसीलिए सीईओ ऑफिस की तरफ से अलग जो निर्देश है, ये निर्देश निकालकर डीएम ऑफिस को, कलेक्टर ऑफिस को देना जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिया गया है कि जो कानून व्यवस्था है वो आपको देखना पड़ेगा। ये कानून व्यवस्था की जो आदेश है ये सरकार की तरफ से दबाया गया था। ये सबसे खतरनाक बात है। ये इसीलिए सीईओ ऑफिस से अलग से ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि जिस तरह से चारों तरफ तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिस तरह से विधायक की तरफ से खतरनाक भाषण दिया जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगाना जरूरी है। और अगर लागे तो आपको एफआईआर करना पड़ेगा। अगर आप एफआईआर नहीं कर पाते हैं तो सीईओ ऑफिस को बताना पड़ेगा और तुरंत आप वहां पे जो सुनवाई है, सुनवाई को बंद कर दीजिए और सीईओ ऑफिस को बताइए और आगे जाके जो भी जो वहां पे फैसला करना है वो सीईओ ऑफिस आगे जाके करेंगे। तो ये जो निर्देशनामा है ये सीईओ ऑफिस से सारे कलेक्टर को दिया गया है जो वहां की एआरओ है, और एआरओ ये जो फैसला है ये फैसला लेकर सीईओ ऑफिस को बताएंगे। ये जो निर्देशनामा है सीईओ की तरफ से एकदम साफ साफ भाषा में कलेक्टर को दिया गया है और इसके सामने कोई यदि किंतु परंतु एकदम नहीं है। तो ये एकदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर दिया गया है। ये कोई सीईओ ऑफिस का या ईसीआई ऑफिस का अपना निजी सिद्धांत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कल जाके ममता बनर्जी बोले कि ये सीईओ का अपना फैसला है। ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो आधा अधूरा ममता बनर्जी की तरफ से बताया जा रहा था, उसका बाकी जो फैसला है ये फैसला सीईओ ऑफिस की तरफ से दिया गया है। संध्या जी दादा, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया तो और भी विभिन्न राज्यों में संपन्न की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ही क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह का रुख अपनाना पड़ रहा है? क्यों मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से भी इस तरह के सख्त निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म करवाना चाहती है या आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है? बिल्कुल, देखिए, कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस की जो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा था, उस मंच से भी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा ज्ञापन 2 मिनट के लिए किया गया है और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बाकी 10 मिनट एसआईआर के बारे में सरकार को गाली देना, चुनाव आयोग को गाली देने में बिता दिया है। उनका कहना यह था कि अगर सुभाष चंद्र बोस रहते, अभी जिंदा मुर्दा की बात, ये तो एक कंट्रोवर्सी है, इस तरह से बता नहीं सकते हम लोग। सुभाष चंद्र बोस होते तो वो क्या करते? अगर सुभाष चंद्र बोस की, अगर उनके नाम पर भी सुनवाई होता, मतलब अनाप शनाप बातें, मतलब जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग में इस एसआईआर के खिलाफ गलत भावना घुसाने की कोशिश में पिछले 1-1.5 महीनों से ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। और उनकी जो इलेक्शन एजेंट है, मतलब आईपैक की तरफ से जिस तरह से गलत बयानबाजी किया जा रहा है, ये सब कुछ लेके लोगों को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में संज्ञान लिया है और तृणमूल कांग्रेस की किया हुआ जो मामला है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी आदेश दिया है वो काफी सख्त आदेश दिया है और उसी आदेश के आधार पर सीईओ ऑफिस की तरफ से इस तरह की जो निर्देशनामा है वो सारे कलेक्टर के ऑफिस में भेजा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
MDH कसूरी मेथी लाजवाब है स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना का सबसे विध्वंसक बेड़ा USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर है। ये वार पलटवार लगातार दर्शा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान में भेजा है? जानेंगे विस्तार से ये तमाम सवालों के जवाब अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं अमेरिका की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। तो अमेरिका और ईरान में क्या युद्ध की दस्तक है? अमेरिका की धमकी के बाद ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ईरान की ओर बढ़ रहा है अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा। तो क्या ये युद्ध की आहट है? अगर डोनाल्ड ट्रंप के गुरुवार के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी साझा की थी और ये भी कहा था कि बेड़े के इस्तेमाल की संभावना से इनकार कर रहे हैं हम, लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत भी ना पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति की तेहरान को भी चेतावनी दी गई है और प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करने को कहा गया है। तो प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद की जाए, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इस बीच परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करने की भी धमकी दी गई है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, उन्होंने कहा है कि दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू ना किया जाए। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से तेल की कीमतों की अगर बात की जाए तो लगातार उछाल भी देखने को मिल रहा है। ईरानी तेल ले जाने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अमेरिका और ईरान में क्या युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारी बड़ी सेना ईरान की तरफ जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की परेशानी की संभावना नहीं है। हम इस पर नजदीकी से नजर बनाए हुए हैं। मैंने 837 लोगों की फांसी रुकवाई है, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाते, ये कहना है उनका। और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बयान दिया है उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. I saw 837 hangings on Thursday. They would have been dead. Every one of them would have been hung. This is like from 1,000 years ago. This is an ancient culture.
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुन लिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सीमित हमला है या फिर बड़ा हमला है, किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सीमित हमला भी माना जाएगा पूर्ण युद्ध, यानी कि युद्ध की श्रेणी में लिया जाएगा यदि छोटा सा हमला भी किया जाता है तो ईरान की प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आई है, जिसने ये कहा है कि यदि छोटा हमला भी किया जाता है, किसी तरह का सीमित हमला होता है, तो उसे भी हम पूर्ण युद्ध की श्रेणी में लेंगे। हमारी सेना सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने भी दो टूक स्पष्ट कर दिया है। ईरान में सब कुछ हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि हम हर हमले का कठोरता के साथ जवाब देंगे। संप्रभुता अखंडता के उल्लंघन पर हम अपनी तरफ से जवाब देंगे, यानी कि हम किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं हैं। तो ईरान की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है और कहा गया है कि यदि सीमित हमला भी किया जाता है तो हम इसे पूर्ण तरह से युद्ध की श्रेणी में लेंगे। अब ईरान और अमेरिका के बाद आपको बता देते हैं कि यूएन ने क्यों लगाई है फटकार, क्योंकि यूएन ने ईरान के मानवाधिकार उल्लंघन की साफ तौर पर निंदा की है। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के समकालीन इतिहास में सबसे भीषण सामूहिक हत्या इसे माना जा रहा है। लगातार ईरान में जिस तरह से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद इसे सबसे भीषण हत्या के दौर पर जाना जा रहा है। क्रूर दमन को खत्म करे ईरान, साफ तौर पर यूएन की तरफ से ये कहा गया है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से क्रूर दमन किया जा रहा है उस पर रोक लगानी होगी ईरान को। तो यूएन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह के हालात ईरान में संपन्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो अभी ये ही बताइए कि हमने अपने दर्शकों को सुनवाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। हमने ये भी बताया कि अब ईरान ने भी कहा है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर है। ऐसे में क्या समझा जाए, जिस तरह से लगातार वार पलटवार चल रहा है, क्या किसी युद्ध की दस्तक माना जाए इसे? क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि अगर सीमित हमला भी होता है तो हम इसे पूर्ण युद्ध की श्रेणी में लेंगे। देखिए, अभी युद्ध की दस्तक कहना इसे उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका का अभी तक कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता है ईरान पे कि वहां हमला करे, क्योंकि ईरान ने अभी तक अमेरिका के किसी भी सैनिक अड्डे पर हमला नहीं किया है। तो अगर ईरान कहीं हमला करता है तो निश्चित तौर पे युद्ध की स्थिति बनेगी। ये जो माना जा रहा है, जब मैंने जो जितने लोगों से बात की है उनका कहना है कि ये संकेत है कि अमेरिका चाहता है ईरान पर दबाव बनाना, और ईरान पर इतना दबाव बनाना ताकि या तो खामनेई जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार दे, उनको मानवाधिकार दे, या खामनेई जो है अपने शासन में ऐसा परिवर्तन लाए ताकि वहां एक विपक्ष की आवाज मुखर हो, जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, महिलाओं की स्वतंत्रता स्थापित हो, क्योंकि महिलाओं की स्वतंत्रता वहां स्थापित नहीं है। लोगों का आरोप है कि वहां महिलाएं जो है वो हिजाब लगाने नहीं लगाएंगी तो उससे भी उन्हें जेल हो जाता है महिला जिनको जेल में डाला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये जो अमेरिका की अभी तक जितनी चेतावनियां हैं, अमेरिका ने अपने जितने जहाज भेजने की घोषणा की है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आर्मादा ऑफ शिप्स भेजेंगे, मतलब कई जहाजों की श्रृंखला वहां भेज रहे हैं तो वो एक तो उनका मतलब यह है कि इजराइल पे कोई हमला ना हो, इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ताकि बौखलाहट में ईरान कहीं इजराइल पे हमला न कर दे। और दूसरा है कि जो प्रदर्शनकारी है, जो वहां लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वहां मांग कर रहे हैं कि महंगाई पे रोक लगे, वहां मांग कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो व्यवस्था का में जो खामियां है, वो व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाए, तो उन लोगों पर कोई रोक ना लगे। हालांकि अपनी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है प्रदर्शनकारियों को कि आप प्रदर्शन करते रहो, आप वहां के संस्थाओं पे कब्जा कर लो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हम तुम्हारे साथ हैं, एक ठीक है, उनका मोरल एक नैतिक समर्थन है, हो सकता है उनको एक किसी तरह का अन्य समर्थन भी ईरान के प्रदर्शनकारियों को मिल रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे अभी जो उनका जो पूरा युद्धक विमान को या युद्धक जो जहाज है उनको वहां ले जाने का मतलब यह है कि खामनेई प्रशासन पे, खामनेई के जो
की जो सत्ता है उस सत्ता पे दबाव बरकरार रखा जाए जी। और दबाव बरकरार रखने में अगर वो कोई अगर चूक में वो किसी अमेरिकी अड्डे पे हमला करते हैं, किसी अमेरिकी इंटरेस्ट पे हमला करते हैं, तो वैसी स्थिति में अमेरिका उन्हें जवाब देगा। लेकिन अभी अमेरिका की तरफ से ये आक्रमण नहीं है, ये दबाव की रणनीति है। जी बिल्कुल अखिलेश, यानी कि ये समझा जाए कि ये सीधे सीधे दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि हो सकता है हमने जो सेना भेजी है उसका इस्तेमाल भी ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दोपहर 2 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।